अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9A है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फर्दर स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स में इंक्लूड है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और इसके अलावा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सबसे पहले हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली. Such type of bond is called non-polar covalent bond. These bonds are formed by equal sharing of electron pair between the two bonding atom. This type of bond is called a pure covalent bond. For example, bond formation in H2 and Cl2. सबसे पहले हमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बताया जा रहा है। इधर अगर बॉन्ड दो सेम एटम्स के दरमियान बनता है तो ऐसे में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो इक्वल शेयरिंग होती है। मतलब कि दोनों एटम्स जो हैं उन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करते हैं और इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद होता है और एज अ रिज़ल्ट जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। मिसाल के तौर पे अगर H और H आपस में रिएक्ट करके H2 बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन बनती है, तो ये क्योंकि दोनों सेम एटम है H और H, तो ये जो बॉन्डिंग बनाएंगे या ये जो बॉन्ड बनाएंगे इसमें जो एटम मौजूद होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो दोनों तरफ से इक्वली शेयर हो रहे होंगे और एज अ रिज़ल्ट जो बॉन्ड बनेगा वो होगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और बिल्कुल इसी तरीके से Cl2 में भी, क्योंकि ये दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या एक दूसरे से सेम है, इस वजह से इनमें जो शेयरिंग होगी वो इक्वल होगी। If the covalent bond is formed between two different type of atom, then the bond pair of electron will not be attracted equally by the bonded atom. One of the atom will attract the bond pair of electron more strongly than other one. This atom will be called as more electronegative. लेकिन अगर यही covalent bond ऐसे atoms के दरमियान बनता है जो कि सेम नहीं है, यानी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो एज अ रिज़ल्ट जो है ये जो इलेक्ट्रॉन हमने शेयर कर रहे हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसे हम कह रहे हैं, ये इक्वली शेयर नहीं होता, बल्कि एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और दूसरे एटम से थोड़ा दूर हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, और ये जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उस हम एटम को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम देंगे और जिसकी तरफ कम अट्रैक्ट होगा वो डेफिनेटली मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा। When there is difference of electronegativity between two covalently bonded atom, there will be unequal attraction for the bond pair of electron between such atom. It will result in the formation of polar covalent bond. और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एटम्स के दरमियान ज़्यादा होगा तो एज अ रिज़ल्ट एक बॉन्ड क्रिएट होगा जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ होगा। तो एज अ रिज़ल्ट दोनों पर एक पार्शियल पॉजिटिव यानी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव और कुछ हिस्सा जो है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट हम उस कोवलेंट बॉन्ड को नाम देंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। इसको आइए एग्जांपल के थ्रू जो है वो मज़ीद अच्छे से स्टडी करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एग्जांपल दी गई है क्लोरीन और हाइड्रोजन की, क्योंकि ये दोनों हेट्रो एटॉमिक हैं, तो अगर इसमें हम देखें कि हमारे पास जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से 1.0 पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। तो एज अ रिज़ल्ट जब क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो जो इनका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और एज अ रिज़ल्ट इस अट्रैक्शन की वजह से या इस अनइक्वल शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जबकि क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो आप एस नुमा साइन देख रहे हैं ये पार्शियल
कहलाता है, या आप इसे सिंपली डेल्टा साइन भी कहते हैं। ये आपको बता रहा है कि ये साइन प्रॉपर पॉजिटिव प्रॉपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था उसमें प्रॉपरली पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो रहा बल्कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से थोड़ा सा अलग हो गया। तो एज अ रिजल्ट जो कंपाउंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बने, हम उनको पोलर कंपाउंड्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर है हमारे पास, ये एक पोलर कंपाउंड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, जबकि हाइड्रोजन्स दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है। और HCl की एग्जाम्पल तो हमने अभी ऊपर स्टडी की है। हम अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वैल्यूज़ का पता लगा लें तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बॉन्ड जो है वो आइदर आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, कि पोलर होगा, कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एलिमेंट्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर आयनिक इन नेचर। अगर बॉन्ड ऐसे एलिमेंट्स के दरमियान बन रहा है जिनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे की निस्बत बहुत ज़्यादा है, तो एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा। और फिर आयनिक में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी कोवलेंट इन नेचर एज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन मीथेन और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत थोड़ा होता है, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में, तो फिर एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वैल्यूज देख लेते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट इज मोर देन 1.7 द बॉन्ड बिटवीन देम विल बी प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड। अगर किसी दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा होता है तो वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर वो डिफरेंस 1.7 से कम रहेगा तो हम उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। जैसे कि आपने भी ऊपर देखा, ये 3.2 और 2.2 में जब डिफरेंस निकाला, यानी 3.2 में से 2.2 को माइनस किया तो ये 1.0 के इक्वल आया, यानी कि ये बॉन्ड जो है वो कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड है, और हमने इस बॉन्ड को नाम पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटेलिक बॉन्ड। Metallic bond is defined as a bond formed between metal atoms due to mobile or free electron. The different properties shown by metals such as high melting and boiling point, good conduction of heat and electricity, hard and heavy nature suggest existence of different type of chemical bond between atoms of metal. ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जो कि मेटेलिक एटम्स के दरमियान बनता है, और ये किस वजह से बनता है, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन से। अब मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, एटम्स के मेटल के जो एटम्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर मेटल के एटम्स के न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री हो जाते हैं न्यूक्लियस की फोर्स से। एज अ रिज़ल्ट वो मोबाइल यानी मूव करते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। मेटल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जैसे कि उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हार्ड होते हैं नेचर में, और ये सारी जो इनकी एक बाकी सब एटम और मॉलिक्यूल से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चीज़ हमें मालूम कराती है, या ये हमें ये नतीजा निकलता है इससे कि इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होती है। इन केस ऑफ मेटल द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Furthermore, because of low ionization potential, metals have the tendency to lose their outermost electron easily. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत वीक हो जाता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, और इसी वजह से यानी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत थोड़ी देनी पड़ती है इसको, और मेटल जो है वो जल्दी से आयोनाइज हो जाता है, यानी अपने आयन्स बना देता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है।
Resultantly, these loose or free electrons of all metal atom move freely in the spaces between atoms of a metal. None of these electrons is attached to any particular atom. Either they belong to a common pool or belong to all atoms of the metal. Nuclei of metal atom appear submerged in sea of these free mobile electrons. These mobile electrons are responsible for holding the atoms of metal together, forming a metallic bond. A simple metallic bond is shown in figure. तो होता क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके होते हैं ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के शेल में भी दाखिल हो जाते हैं और ये एटम्स ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो एक पूल क्रिएट हो गया है। किसी भी आप एटम के जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, फ़र्क नहीं कर सकते, ये आपस में एक खिचड़ी की तरह जो है वो तैयार हो जाता है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में नज़र आएगा। आप ये दे सकते हैं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव जो साइंस सिंबल शो हो रहे हैं ये न्यूक्लियस है, जबकि ये डॉट डॉट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये कहाँ पे किसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एक दूसरे के शेल में दाखिल हो जाते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ और एज अ रिज़ल्ट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं जिसे हम मेटालिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी तक हमने जो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़े। ये मतलब ये हमने जो अभी तक तकरीबन 5 या 4 कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है, हम इनको इंटरामोलिकुलर फोर्सेस का नाम देते हैं। अब हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो आप यहाँ पे डायग्राम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें कि ये जो H और Cl के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, H पार्शियल पॉजिटिव और Cl पार्शियल नेगेटिव के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है, हमने इसको नाम दिया है केमिकल बॉन्ड का। जबकि एक पूरे HCl के और दूसरे पूरे HCl के दरमियान जो अट्रैक्शन मौजूद होगी हम उसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का नाम देंगे। तो आप सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ती है, जबकि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती हैं। सिंपल वर्ड्स में आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो हमारा केमिकल बॉन्ड है वो निस्बतन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। यहाँ पे आपको एनर्जी वैल्यूज़ दी गई हैं। इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलो एनर्जी टू ब्रेक दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन 1 मोल ऑफ लिक्विड, whereas about 430 kilojoule energy required to break the chemical bond between hydrogen and chlorine atom in 1 mole of hydrogen chloride। तो ये जो हमारे पास H और Cl के दरमियान बॉन्ड बना है इसको हम 430 किलो जाउल की एनर्जी देते हैं, यानी ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम इसे 430 किलो जाउल की एनर्जी देंगे ये बॉन्ड तब जाके ब्रेक होगा और ये H और Cl अलग होंगे। लेकिन जब हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, यानी पूरा HCl दूसरे HCl से जिस फोर्स से जुड़ा है ये सिर्फ और सिर्फ 17 किलो जाउल की एनर्जी से टूट जाती है, जिससे क्या चीज़ साबित होती है कि केमिकल बॉन्ड इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। द रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस व्हिच मे बी टेम्परेरी और परमानेंट। द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज्ड। As shared pair of electron is drawn towards more electronegative atom, it is partially negatively charged as chlorine in hydrogen. The other end automatically becomes partially positively charged. तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अगर तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा हमारे पास, यानी कि जब शेयरिंग इक्वल हो रही होगी, मैं रिकॉल कर रहा हूँ उस चीज़ को, जब शेयरिंग इक्वल होगी और दोनों एटम्स के दरमियान जब दोनों एटम्स सेम होंगे तो शेयरिंग जो है वो इक्वल होगी इलेक्ट्रॉन्स की और एज अ रिजल्ट जो है वो बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जबकि अगर बात करें पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तो ये दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनेगा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.0 के करीब होगा तकरीबन, या 1.7 से कम होगा। तो एज अ रिज़ल्ट दोनों जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स में से एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा हम उसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज देंगे और नाम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का देंगे, और जिससे दूर हो जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और उसको नाम हम क्या देंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान ये जो अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, इसकी वजह से जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है हम इसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। और इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड पर आप देख सकते हैं एक पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ होता है। अब यहाँ पर इसको रिकॉल करने का मकसद आपको यहाँ पे ये था कि ये जो डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ये एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें हमारे पास, आपको यहाँ पे डायग्राम से समझ आएगी, जिसमें हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को आपस में अट्रैक्ट कर लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव तीसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। जैसे आप HCl की एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास Cl पार्शियल नेगेटिव है, इसने दूसरे HCl के H को अट्रैक्ट किया हुआ है, जबकि फिर दूसरा Cl ने तीसरे H को जो है वो अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है पूरे HCl के दरमियान हम इस बॉन्ड को नाम देते हैं डाइपोल इंटरेक्शन का, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि दो पोल्स मौजूद हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा पार्शियल नेगेटिव, और ये एक डायपोल दूसरे डायपोल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट हम ये इसको नाम देते हैं डायपोल इंटरेक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके केमिस्ट्री की बुक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ये आपको आने वाले फ्यूचर में भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। Hydrogen bonding is a special type of intermolecular forces present in the permanently polar molecule. This bonding can be considered unique dipole-dipole interaction. This force of attraction develops between molecules that have a hydrogen atom bonded to a small, highly electronegatively atom with lone pairs of electrons such as nitrogen, oxygen, and fluorine. The covalent bond between hydrogen atom and other atom become polar enough to create a partial positive charge on hydrogen atom and a partial negative charge on the other atom. The small size and highly partial positively charged on the hydrogen atom enable it to attract highly electronegative atoms of the other molecule. So partially positively charged hydrogen atom of one molecule attract and forms a bond while the partially negatively charged atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. This force of attraction is represented by a dotted line between the molecule as shown below. तो इस पैराग्राफ में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र ज़रूरी है कि जब एक बॉन्ड क्रिएट होगा जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होगी, हम उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। लेकिन अब हाइड्रोजन के लिए स्पेशल कंडीशन क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। वो कंडीशन हमारे पास ये है कि जब भी हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एज अ रिज़ल्ट जो बॉन्ड होगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। अब मिसाल यहाँ पर सिंपल सी ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी वाटर की अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपको यहाँ पे दी गई है, तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जबकि हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। जब इनमें बॉन्ड बना तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और दोनों हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का दूसरे ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेकंड वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये अट्रैक्ट हो रहा है तीसरे वाले हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से, और बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा ऑक्सीजन जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के चौथे हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन है, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन
के अलावा अगर कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम नहीं देंगे। तो अगर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अट्रैक्ट करता है तो वो जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव जो है वो पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, तो हम इस बॉन्डिंग को नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और फिर यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स आर अफेक्टेड ग्रेटली। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is higher than that of alcohol because of more and stronger hydrogen bonding in water। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे मॉलिक्यूल की नेचर को। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस डिग्री है, जबकि अगर अल्कोहल की बात करें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 सेल्सियस डिग्री है। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग निस्बतन बाकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हमें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, जबकि 78 सेल्सियस डिग्री पर हमारी अल्कोहल जो है वो बॉयल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस और वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द डेंसिटी ऑफ आइस at 0 Celsius degree 0.917 is less than that of liquid water at 0 Celsius degree in 1.0 gram per centimeter cube. In liquid state, water molecules move randomly. However, when water freezes, the molecule arrange themselves in an ordered form that gives them open structure. This process expands the molecule that results in ice being less dense as compared to water. और आपने हमेशा ये चीज़ देखी होगी कि जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती है, उसका फिनोमेना यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। और ये फिनोमेना भी किस वजह से पॉसिबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पॉसिबल है। कि क्या होता है कि हम आइस की जब डेंसिटी को देखते हैं 0 सेल्सियस डिग्री पे तो वो होती है 0.917 GCm-3, यानी उसकी डेंसिटी जो है वो 0.917 है। जबकि अगर हम बात करें लिक्विड वाटर की, यानी जो कि अभी जमा नहीं है 0 सेल्सियस डिग्री पे, तो उसकी जो है वो डेंसिटी कितनी होगी? 1.00। यानी आप देख सकते हैं कि लिक्विड वाटर की डेंसिटी निस्बतन आइस के ज़्यादा है। तो एज अ रिज़ल्ट जो आइस की डेंसिटी कम है इस वजह से वो पानी के ऊपर तैरती है। इसी के साथ आप लोगों का आज का लेक्चर जो है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों की बुक में जो है वो टेस्ट योरसेल्फ के जगह जगह बॉक्सेस बने हुए हैं। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सॉल्व करके आप लोगों के स्कूल नोट्स में दिए गए हैं। आप लोगों ने टेस्ट योरसेल्फ के टॉपिक्स को और क्वेश्चंस को साथ साथ अपने नोट्स से जो है वो तैयार करते जाना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।